यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर 2023 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो मेरा कि पहला प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में मैं जो है भारत में प्राचीन शिक्षा जो है एजुकेशन इन एसेंट इंडिया, जो प्राचीन शिक्षा के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। आइए चलते हैं सीधे, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा में अधिगम के तरीकों में ज्ञान प्रदान करने के लिए शामिल नहीं है। एक शब्द इसमें जुड़ा है, ध्यान रखना साथियों, शब्द है शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखना कि शामिल नहीं है। यहाँ पर कहा है कि शामिल नहीं है, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को कंप्लीट जो है पढ़ना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कहानी कहने की विधि, तो प्राचीन समय में कहानी कहा जाता था। दूसरा है संस्मरण विधि, तो उसमें प्राचीन काल में जो है याद भी रखा जाता था। तीसरा है चाक और टाक विधि। देखिए, चाक और टाक विधि, पहले प्राचीन काल में चाक वगैरह की सुविधाएं नहीं थी। ठीक है। और चौथा है प्रश्न और उत्तर विधि, तो प्राचीन काल में प्रश्न और उत्तर विधि भी था, लेकिन चाक और टाक विधि नहीं था। तो इसको हम मानते हैं। इसमें जो आंसर है, देखिए राइट आंसर है मेरा। अब चलते हैं, इसमें कुछ है हमारे डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के लक्षण जो थे वो हैं, जैसे गुरुकुल की शिक्षा थी। वैदिक युग में संस्कृत व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। शिक्षा का कार्य बहुत ही व्यापक था उस समय, वहाँ पर बहुत कुछ थे। इसके जो डिस्क्रिप्शन है दिया गया है, इसमें जो है आगे चलते हैं इसी सीरीज में। अब डिस्क्रिप्शन को मैं डिस्कस करने लगूंगा तो काफ़ी जो है समय लग जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट पास में रखिए और पढ़िए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। मेरा अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिखेगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो है सुमेलित करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकेंड के साथ। 4 जो है इसमें दिए गए हैं, तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला, मान्यखेट। ये सब क्या है? विश्वविद्यालय हैं जो हमारे पुराने ज़माने के। अब उसमें कहा गया है कि तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तांत्रिक शिक्षा के लिए कि द्वैत विचारधारा के लिए, चिकित्सा के लिए, खगोल शास्त्र के लिए? तो इसमें जो है तक्षशिला जो है हमारा चिकित्सा के लिए फेमस था। सबको पता है कि तक्षशिला पर जो है चिकित्सा संबंधी जितने भी ज्ञान दिए जाते थे जो है तक्षशिला में दिए जाते थे। तक्षशिला वर्तमान समय में पाकिस्तान के जो है रावलपिंडी के आसपास है। ठीक है, वो रावलपिंडी है एक जगह लाहौर के बगल में, वहाँ पर है जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। और उज्जैन जो है, हमारे उज्जैन जो है एमपी में है, ये खगोल शास्त्र के लिए था। और विक्रमशिला जो है यह हमारा द्वैत विचारधारा के लिए था। नहीं सॉरी, ये जो है तांत्रिक शिक्षा के लिए था। मतलब हमारा तक्षशिला पहला, तीसरा ये हाँ आ गया भाई। देखिए, तक्षशिला जो है चिकित्सा के लिए था, उज्जैन खगोल शास्त्र के लिए था, विक्रमशिला जो है तांत्रिक शिक्षा के लिए था, और मान्यखेट जो है द्वैत विचारधारा का पाठशाला था। जिसका डिस्क्रिप्शन जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है नीचे दे रखा गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, जो है मेरे इस प्रैक्टिस सेट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ जो है आगामी परीक्षा जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की है, उस जो है उसमें आने वाली जो हमारा हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्राचीन शिक्षा के संदर्भ में, तो बस उसी को जो है कंप्लीट करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाकी सब जो है विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला के बारे में, उज्जैन के बारे में है, और तक्षशिला के बारे में है। ठीक है, इसी संदर्भ में आगे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चरण में वैदिक शिक्षा को सुनकर श्रुतियों के ज्ञान का अधिग्रहण शामिल है? मतलब समझिए, जो है जो हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें सुनकर श्रुतियों के जो श्रोता थे
उसके ज्ञान को अधिग्रहण किया जाता था, अपने मन आत्मा को जो है संतुष्ट किया जाता था उस ज्ञान के माध्यम से। तो भाई वो कौन सा ज्ञान था? श्रुतियों के ज्ञान को अधिग्रहण हम कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, तर्क द्वारा, मनन द्वारा ये सब तो नहीं हो सकता। श्रवण, जो कोई जो है श्रवण के माध्यम से हम किसी भी जो है शिक्षा को जो है सुनकर जो है ज्ञान को अधिग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जो की पॉइंट है इसके, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। इसमें श्रवण का मतलब है कि जो है श्रुति ज्ञान का जो है मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना, या जो है एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाना। शिक्षक का जो है छात्रों के बीच जो है श्रवण के माध्यम से ज्ञान का जो है प्रवाह करना, ये सब जो है मनन। मनन जो है शिक्षार्थी सोचने की अपेक्षा की गई होती है, इसमें जो है शिक्षार्थी सोचता है, सीखता है, स्वयं निष्कर्ष निकालता है। ठीक है, ऐसे ही इसी सीरीज में मेरा जो है इसी कड़ी में जो है अगला क्वेश्चन है। ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उस अवधि का चयन कीजिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। भाई आपको बताना है कि भारत किस काल में, किस अवधि में उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। तो आपको पता भी होना चाहिए, और शायद हमें लगता है कि संभवतः सभी लोग उत्तर देंगे। देखिए 4 ऑप्शन है: गुप्त काल, बुद्ध काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल, मुगल काल, बुद्ध काल, अब गुप्त काल। इसमें आपको बताना है कि भाई भारत उच्च शिक्षा का केंद्र कब बना था। तो हमें लगता है कि गुप्त काल में जो है काफ़ी जो है विद्वान आए, जैसे हमारे चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य भी उसी समय थे। तो गुप्त काल में जो है भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। जैसा कि आंसर जो है मैक्सिमम लोगों ने दिया है, 86% लोगों ने जो है आंसर दिया है, भारत गुप्त काल में उच्च शिक्षा का केंद्र बन गया था। जैसा कि इसके जो डिस्क्रिप्शन है, इसके जो की पॉइंट हैं आपके स्क्रीन पर दे रखे गए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो है अपने पास रख सकते हैं। ठीक है साथियों, बाकी काफ़ी अच्छी जो है कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट जो है अपने पास रखिए, पढ़िए। आगे चलते हैं, इसी कड़ी में मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है: प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों ने शिक्षा में कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से प्राक विद्यालय का मतलब होता है कि प्री विद्यालय, छोटे बच्चों का विद्यालय, के छोटे बच्चों के से किशोरावस्था तक के बच्चों के लिए लागू किया उन्होंने। जो क्वेश्चन का मतलब है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों ने शिक्षा के कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, विशेष रूप से प्राक विद्यालय, जिसे कहते हैं प्राइमरी स्कूल, के छोटे बच्चों से किशोरावस्था तक के बच्चों के लिए लागू किया। उन्होंने किस भूमिकाओं की पहचान की, उसको बताना है। तो इसमें गुरुकुल प्रकार की शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा की, कॉन्वेंट प्रणाली थी, शिक्षण और अधिगम में संवेदना और धारणा थी, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है, हमारे हिसाब से लगता है कि जो प्राचीन काल में शिक्षा प्रणाली थी उसमें छोटे और किशोर, जो छोटे बच्चे थे या किशोर बच्चे थे, उनके लिए शिक्षण और अधिगम में संवेदना और धारणा काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, जैसा कि आंसर भी दे रखा है, काफ़ी कम लोगों ने इसको जो है आंसर जो है किया है, सिर्फ 14% जो है लोगों ने इसका आंसर दिया है। इसके की पॉइंट जो है इस प्रकार से हैं, जो है आप की पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब संवेदिक भौतिक दुनिया के बारे में मानव के संवेदी रिस्पेक्टर दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श द्वारा प्राप्त निविष्ट है। इसका मतलब है धारणा एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर हमारा मस्तिष्क संवेदनाओं का आयोजन, चयन और विवेचन करता है। इंद्रियां धारण सॉरी इंद्रियां, जो इंद्रिय है धारणा का आधार है। जो हमारा इंद्रिय है, अब इंद्रियों में कौन कौन से 5 थे वो तो सबको पता है। ये जो है हमारा धारणा का आधार है। जैसा कि पूरा हमारा दे रखा गया, गुरुकुल प्रकार की शिक्षा जो थी, इसके लिए शिक्षा की कॉन्वेंट प्रणाली थी, जो भी है
सब दे रखा गया है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, प्राचीन भारत के काल में बिहारों पर केंद्रित विश्वविद्यालय कहाँ स्थित थे? बिहारों का मतलब होता है मठ वगैरह, जहाँ पर जो है आनंद पूर्वक जो है लोग जो है पूजन बंदन करते थे और साथ में जो है पढ़ाई भी करते थे। बिहारों का मतलब वही है। प्राचीन भारत के काल में बिहारों पर केंद्रित विश्वविद्यालय जो है कहाँ थे? नवदीप, नालंदा, वल्लभी, जगदला, कांचीपुरम, जो कांची है, कांची विश्वविद्यालय, ये कहाँ थे भाई? इसमें जो कूट दिया गया है, इस कूट में जो है हमारा नालंदा, वल्लभी और जगदला, ये 3 विश्वविद्यालय ऐसे थे जहाँ पर जो है बिहार केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार के केंद्रित विश्वविद्यालय का मतलब है वहीं मठ वगैरह वहाँ पर उपस्थित थे, जैसा कि डिस्क्रिप्शन और की पॉइंट में दे रखा गया होगा। इस अवधि के दौरान विकसित होने वाले सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालय में तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, उदंतपुरी और जगदला शामिल थे। ये विश्वविद्यालय बिहारों के संबंध में विकसित हुए हैं। बनारस, नवदीप और कांची मंदिरों के संबंधित भी है। तो क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि बनारस, नवदीप और कांची किस प्रकार के विश्वविद्यालय थे? तो मंदिर से संबंधित विश्वविद्यालय थे। यहाँ पर जो है श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, जो भी ज्योति अर्चना, उस प्रकार की शिक्षाएं जो है यहाँ से मिलती थी। प्राचीन भारत में छात्र उच्च ज्ञान के लिए बिहार और विश्वविद्यालय में जाते थे। बिहार को मठ के रूप में भी जाना जाता है। वही मैंने कहा पहले कि बिहार का मतलब होता है मठ। ठीक है, ये आगे इसी कड़ी में चलते हैं। साथियों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी का संदर्भ में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। जैसा कि आप क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में तो सबको पता भी होना चाहिए। खासकर जो है हमारे साथी जो हायर एजुकेशन की शिक्षा ले रहे हैं, तो इस विश्वविद्यालय का नाम भी सुने होंगे। और काफ़ी दूर नहीं है, बगल में ही है, पड़ोसी राज्य में है। दुनिया का पहला ज्ञात आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। देखिए, आवासीय मतलब जहाँ लोग रह कर पढ़ते थे। आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, इंटरनेशनल जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना भारत में की गई थी, जो वर्तमान में बिहार में है, जिसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय नाम याद रखना। जो नालंदा विश्वविद्यालय प्रथम आवासीय जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसके की पॉइंट है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। इस आवासीय विश्वविद्यालय में, जिसमें 2000 शिक्षक थे और 10,000 छात्र थे इस आवासीय विश्वविद्यालय में। ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर कई जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की गई बिहार में या उसके अगल बगल जो है, जैसा कि आपके की पॉइंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें जो है कुछ कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट में कथन फर्स्ट और सेकेंड है। तो कथन फर्स्ट हम पढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, जो बुद्ध जी का शिक्षा प्रणाली था, उस शिक्षा प्रणाली में एक बच्चा 8 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा शुरू कर देता था। बात तो सही है, 8 वर्ष की आयु में जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो है बच्चा अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एकदम 100% बात सही कहा गया है। दूसरा कथन है, बौद्ध शिक्षण प्रणाली में संस्कृत शिक्षा का माध्यम थी। देखिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में संस्कृत शिक्षा का माध्यम नहीं थी। ठीक है, उस समय जो है लोग जो है भिक्षु बन के जो है शिक्षा मतलब चलते थे, जाते रहते थे, जो है पीला वस्त्र पहन के। उस समय ऐसी प्रकार की शिक्षा थी। तो मेरे हिसाब से पहला सही होना चाहिए, दूसरा गलत होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2। हाँ, देखिए, जैसा कि 45% लोगों ने आंसर दिया है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो है यह है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अध्ययन मुख्य विषय जो है 3 पिटक, जो सूत्र, विनय और अभिधम्म थे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है भाई, बढ़िया है। आगे चलते हैं इसी सीरीज में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में
जो हमारा सॉरी निम्नलिखित विद्वानों में जो हमारे विद्वान थे उसके बारे में कहा गया है। विद्वानों में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथों को वापस लिया और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और शिक्षा के बारे में लिखा? देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विद्वान था, ऐसा कौन सा विद्वान था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ को वापस लिया और इस विद्यालय को जो है वास्तुकला और शिक्षा के बारे में, जो यहाँ की वास्तुकला और शिक्षा थी उसके बारे में लिखा। तो कौन विद्वान था? वो विद्वान जो है जुआन जैंग था। जुआन जैंग जो कि चाइना का था, ठीक है। वो जो है नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ को वापस लिया और विश्वविद्यालय की वास्तुकला और शिक्षा के बारे में बेहतरीन जो है शब्दों में संदर्भित किया, ठीक है। जिसके बारे में कुछ जो है डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसा कि दे रखा है कि यह नालंदा में स्थित एक बड़ा बौद्ध मठ था। बिहार भारत के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य के तहत 5वीं व 6वीं शताब्दी में मानी जाती है। गौतम बुद्ध ने नालंदा में धर्मोपदेश दिया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने नालंदा को अधिगम खान कहा। देखिए, अधिगम खान, ये सब जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी यूजीसी है, क्वेश्चन नए बार पूछ रही है, नए तरीके से पूछ रही है, तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर जो हमारा हायर एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है, सॉरी हायर एजुकेशन से संबंधित जो फर्स्ट पेपर में प्रश्न है, वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। मेरा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जो है देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, शिक्षा के वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम निम्न में से कौन सा रहा है? देखिए, वैदिक प्रणाली मतलब कॉमन सेंस एक लगाइए कि जो ये संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू है, तो इसमें पाली, हिंदी, उर्दू तो अभी तत्काल में आए हैं। कॉमन सेंस सी बात है, एक साधारण सी बात है कि इसके बारे में तो सब लोग कहते हैं कि ये जो है हमारी मातृभाषा है, लेकिन इसका उद्भव जो है वह वैदिक शिक्षा प्रणाली में नहीं था। उस समय जो है सिर्फ और सिर्फ संस्कृत जो भाषा थी, जो ये संस्कृत शिक्षा की भाषा, मतलब संस्कृत जो है वो भाषा में जो है वैदिक प्रणाली में शिक्षा का माध्यम थी। तो हमारा आंसर यह है। आप इसके बारे में जान सकते हैं। की पॉइंट हमारा दिया है 4 वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह बताते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर का एहसास कराना है। जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उसका एहसास कराना है। जो हमारे 4 वेद हैं, हर कोई शिक्षा प्राप्त करने का हकदार था। ये बात तो सही है। माना जाता है कि गुरुकुल प्रणाली वैदिक काल के दौरान बनाई गई थी। जो गुरुकुल प्रणाली है वैदिक काल में बनाई गई थी। इस प्रणाली में शिष्य जो है गुरु के साथ रहते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। संस्कृत ने ब्राह्मणवादी शिक्षा के एक माध्यम के रूप में कार्य किया। जो संस्कृत है वो ब्राह्मणवादी शिक्षा के रूप में है, ठीक है। वैदिक प्राचीन शास्त्र संस्कृति भाषा में है। वेदों को गुरु द्वारा मौखिक रूप से पढ़ाया जाता था। जो हमारे गुरु हैं वेदों के बारे में जो है बहुत जानकारी रखते थे, बहुत बड़े जो है विशेषज्ञ हुआ करते थे। वर्तमान में कोई वेद के बारे में नहीं जानता है, सब जो है किताब खोलेंगे बकेंगे। अब उस समय जो है पाली, हिंदी, उर्दू थी। पाली एक जो है कैसी भाषा थी? यह एक मध्य भारत आर्य भाषा है। इसकी व्याकरण और संरचना संस्कृति की तुलना में सरल है। यह बौद्ध और जैन धर्म की पवित्र भाषा भी है। जो बौद्ध और जैन धर्म है, पाली भाषा का बहुत मानते हैं भाई। हिंदी, हिंदी के बारे में तो सब लोग को पता है। यह एक भारत आर्य भाषा है, ब्रह्म लिपि से लिया गया है हिंदी जो है। और हिंदी भाषा को राजभाषा कब जो है बनाया गया था? तो ये एक प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और उर्दू जानते ही मुस्लिम शासनकाल के दौरान आया था, जहाँ शिक्षा का माध्यम फारसी था, जिससे उर्दू नामक एक नई भाषा का निर्माण हुआ। यह अरबी और फारसी मूल के शब्दों के साथ फारसी अक्षरों में लिखा गया है। तो साथियों, आज का मेरा जो क्वेश्चन, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विगत जो है पेपर में आया था 2019 के,
ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट आप रखिए। मुझे लगता है कि इसमें जो कमियां हैं आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे कमियों को दूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत साथियों।